हेलो स्टूडेंट्स, एरोमाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 का जियोग्राफी चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ ओशन फ्लो लेसन सीखेंगे। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप हमसे कोई भी अपडेट ना चूकें। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। हम जानते हैं कि धरती पर पानी और जमीन का रेशियो बराबर नहीं है। लगभग 71% सतह पानी से ढकी हुई है, लेकिन इस पानी के नीचे भी जमीन है। लेकिन पानी की तरह ये एक ही लेवल पर नहीं है। हम धरती पर अलग अलग लैंडफॉर्म्स को उनकी ऊंचाई के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। पानी के नीचे डूबी हुई लैंडफॉर्म्स के लिए भी इस तरह का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। द रिलीफ ऑफ ओशन फ्लो। समुद्री पानी के नीचे डूबी हुई जमीन को ओशन फ्लो कहते हैं। ओशन फ्लो का रिलीफ उसकी गहराई और वहां की जमीन के आकार पर निर्भर करता है। समुद्रों की साधारण गहराई लगभग 3700 मीटर है। ओशन बेड भी कॉन्टिनेंट की जमीन की तरह अनइवन है। ओशन फ्लो रिलीफ में सभी डूबी हुई लैंडफॉर्म्स शामिल हैं। ओशन फ्लो का स्ट्रक्चर हर समुद्र में अलग होता है। हम कोस्ट से दूर जाने पर ओशन फ्लो के स्ट्रक्चर में होने वाले बदलाव को देखेंगे। कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कोस्ट के पास और समुद्र के नीचे डूबी हुई जमीन को कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। ये ओशन बेड का सबसे हाइटेड हिस्सा है। इसे डूबी हुई कोस्टलैंड भी कहते हैं। इसकी ढलान धीमी होती है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का फैलाव हर जगह एक जैसी नहीं होती। कुछ कॉन्टिनेंट्स के किनारे पर ये नैरो होती है, जबकि कुछ पर ये 100 किलोमीटर तक चौड़ी होती है। इसकी गहराई समुद्र तल से 200 मीटर तक होती है। इंसानों के दृष्टि से कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत महत्वपूर्ण है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मछली पकड़ने के क्षेत्र पाए जाते हैं। क्योंकि ये हिस्सा उठा हुआ है, इसलिए सूरज की रोशनी इसके तल तक पहुंचती है। यहाँ एल्गी, प्लैंकटन आदि उगते हैं। ये मछलियों के लिए भोजन है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की माइनिंग से नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल और विभिन्न मिनरल्स प्राप्त किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अरेबियन सी के कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर स्थित मुंबई हाई, ये एक स्रोत है जहां से हम मिनरल ऑयल और प्राकृतिक गैस प्राप्त करते हैं। कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की सीमा के बाद समुद्र तल की ढलान और अधिक तीव्र हो जाती है। इसे कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। इस ढलान की गहराई 200 मीटर से 3600 मीटर तक होती है। कुछ जगहों पर ये और भी ज्यादा होती है। कॉन्टिनेंटल स्लोप नैरो होता है। कॉन्टिनेंटल स्लोप का निचली सीमा को कॉन्टिनेंट्स की सीमा माना जाता है। अबिसल प्लेन्स। कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद अबिसल प्लेन्स आते हैं, जो समुद्र तल का फ्लैट हिस्सा होते हैं। अबिसल प्लेन्स में पहाड़ियों, पत्थरों आदि जैसे कई डूबी हुई लैंडफॉर्म्स होते हैं। माउंटेन रेंजेस एंड प्लेटोज। समुद्र तल पर पाई जाने वाली पहाड़ियों को डूबी हुई पहाड़ियां और पर्वत कहा जाता है। ये पहाड़ियां 100 किलोमीटर चौड़ी और 1000 किलोमीटर लंबी होती हैं। कुछ डूबी हुई पहाड़ियों के शिखर समुद्र तल से ऊपर आते हैं और हमें मरीन आइलैंड्स के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे अटलांटिक ओशन में आइसलैंड, बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। कुछ मरीन आइलैंड्स के शिखर फ्लैट और व्यापक होते हैं। इन्हें ओशियानिक या सबमरीन प्लेटोज कहते हैं। मरीन डीप्स एंड मरीन ट्रेंचेस। समुद्र तल पर कुछ लैंडफॉर्म्स गहरे, नैरो और तीव्र होते हैं। इन्हें मरीन डीप्स या ट्रेंचेस कहते हैं। आमतौर पर उथले वाले को मरीन डीप्स और ज्यादा गहरे और लंबी दूरी तक फैलने वाले को ट्रेंचेस कहते हैं। ट्रेंचेस समुद्र तल से 1000 मीटर गहरे होते हैं। पैसिफिक ओशन में मैरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा ट्रेंच है। इसकी गहराई लगभग 11,034 मीटर है। मध्य समुद्री डूबी हुई पहाड़ियां और मरीन ट्रेंचेस समुद्र तल के जियोलॉजिकली सबसे एक्टिव क्षेत्र होते हैं। यहाँ कई एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं। ये क्षेत्र भूकंप सेंसिटिव भी होते हैं। समुद्र तल में होने वाले भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट से आसपास वाले कोस्टल एरियाज में सुनामीज उत्पन्न होते हैं। मरीन डिपोजिशन।
समुद्री तल के गहरे हिस्से दुनिया के अलग अलग इलाकों में पाए जाते हैं, इसलिए इन हिस्सों में अलग अलग तरह के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। ये डिपॉजिट्स इस प्रकार हैं। 1. नदियों, ग्लेशियर्स आदि द्वारा कॉन्टिनेंट्स से लाए गए पत्थर, मिट्टी आदि। ये डिपॉजिट्स मुख्य रूप से कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर होते हैं। इन्हें समुद्री डिपॉजिट्स कहते हैं। 2. ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला लावा और राख भी यहाँ मिलते हैं। बड़े पैमाने पर बारीक मिट्टी के पार्टिकल्स जमा होते हैं। समुद्री पौधे और जानवरों के अवशेष इन डिपॉजिट्स में मिलते हैं। ये मिक्सचर बारीक पार्टिकल्स का बना होता है और बारीक मिट्टी के रूप में लेता है। ये डिपॉजिट्स का लगभग 30% है। इन्हें समुद्री ऊजर्स कहते हैं। मरीन लाइफ और समुद्री तल पर मिनरल्स की उपलब्धि को समझने के लिए ये डिपॉजिट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। सेडिमेंटरी रॉक्स समुद्री जल के दबाव और सेडिमेंट्स के लेयर्स के जमा होने से बनते हैं। 3. इसके अलावा कुछ इंसानों ने बनाए मटेरियल्स भी यहाँ मिलती है। इसमें सीवेज, सॉलिड वेस्ट, रेडियो एक्टिव मटीरियल, वेस्ट केमिकल्स, प्लास्टिक्स आदि शामिल हैं। ये वेस्ट हाइड्रोस्फीयर के लिए खतरनाक साबित होते हैं। ये मटेरियल्स समुद्री जीवन और उसके वातावरण के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। हालांकि पोल्यूशन करने वाले चीजें कम हैं, लेकिन इनसे निपटना बहुत कठिन और फ्रस्ट्रेटिंग ज्यादा है। मीन सी लेवल किसी भी जगह की ऊंचाई या गहराई को समुद्री तल से नापा जाता है। सबसे ऊंचे हाई टाइड्स और सबसे नीचे लो टाइड्स का एवरेज को समुद्री तल माना जाता है। इस एवरेज को 0 माना जाता है और ऊंचाई या गहराई को पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू में नापा और दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है और मैरियाना ट्रेंच -11,034 मीटर है। ऑलवेज रिमेंबर, जमीन से आने वाले कई मटेरियल्स का समुद्रों और महासागरों में डिपॉजिट्स होता रहता है। ये नेचुरल डिपॉजिट्स और सेडिमेंट्स के रूप में होता है, लेकिन इंसान समुद्र में अनवांटेड मटेरियल्स को डिस्पोज करते हैं। इससे समुद्री तल और समुद्री जल के लिए खतरा उत्पन्न होता है। साथ ही ये समुद्री जीवन के लिए हानिकारक है। हमें याद रखना चाहिए कि समुद्रों और महासागरों में पाई जाने वाली बायोडाइवर्सिटी जमीन की तुलना में अधिक है। क्या आपको पता है, समुद्री तल का स्टडी करते समय हमें समुद्री तल की उम्र को ध्यान में रखना चाहिए। समुद्री तल के डिपॉजिट्स का स्टडी करके वैज्ञानिकों को ये पता चला कि समुद्री तल के डिपॉजिट्स 200 मिलियन वर्ष से पुराने नहीं हैं। कॉन्टिनेंट्स पर चट्टानों की अधिकतम उम्र 3200 मिलियन वर्ष मानी जाती है। तो 200 मिलियन वर्ष से ज्यादा पुराने समुद्री तल पर के डिपॉजिट्स कहाँ गए? इसने वैज्ञानिकों को बेचैन कर दिया। फिर उन्होंने डिपॉजिट्स के साथ साथ चट्टानों का स्टडी शुरू किया। इससे उन्हें यह एहसास हुआ कि चट्टान भी 200 मिलियन वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं है। यह निष्कर्ष निकाला गया कि समुद्री तल पृथ्वी की सतह के मुकाबले बहुत जवान है। अब ये सर्वसम्मति से माना जाता है। इस रिसर्च का उपयोग प्लेट टेक्टोनिक्स की कॉन्सेप्ट के स्टडी में किया गया था। तो इसके साथ यह चैप्टर खत्म होता है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इसके आगे के लेसन देखने के लिए एरोमाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकॉन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।